हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं आपको आज एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है, एक कॉमन कंसेप्ट है जो हमारा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो और प्रोपोर्शन वाले टॉपिक जो हो गए, स्पेशली मिश्रण एलिगेशन वाला जो टॉपिक हो गया, परसेंटेज वाले जो टॉपिक हो गए, मतलब जहाँ पे परसेंटेज यूज होती है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो कई सारे टॉपिकों में एक साथ काम आ सकता है। और आप सब लोग उस टॉपिक को जानते भी हैं, समझते भी हैं और यूज में भी लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसको यूज में लेते हैं समय और दूरी में, जिसको हम टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप टाइम एंड वर्क में काम में लेते हैं, इससे ज्यादा आप काम में नहीं लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको उसी कंसेप्ट को अच्छे से समझा के और बहुत सारे टॉपिकों में आप अपन उसको काम में लेंगे। तो आप एक बार थोड़ा सा समझिए, मेरे साथ बनिए, तो मैं आपको समझाता हूं हल्का सा, फिर उसके बाद हम देखो कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उस मेथड से कर सकते हैं। देखिए, आप समझिए एक बार मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो वैल्यूज हैं, मान लो ए और बी हैं, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो गुणा है, मल्टीप्लाई है, वो फिक्स है। मैं कहता हूं कोई दो संख्याएं ए और बी जिनका मल्टीप्लाई फिक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम ए और बी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप एक बात बोलोगे कि सर अगर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये वाली चीज फिक्स है, तो लेकिन हम इनमें तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ए को बी को बढ़ाते हो, अगर आप बी को बढ़ाते हो तो आपको ए कम करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? देखो, जैसे कि आपसे मैं कहूं कि भाई ये इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो फिक्स है, और आप कहते हो कि सर मैं ए को दुगना करना चाह रहा हूं, ए को दुगना करना चाह रहा हूं, और ये चीज मेरे को सेम रखनी है। तो आप कहोगे सर आप एक काम करो, बी को आधा कर दो, बी को आधा कर दो, तो ये दो से दो कट जाएगा और फाइनली बन के क्या आ जाएगा, वही ए बी बन के आ जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो आपको ये कम करना पड़ेगा। अगर आप इसको कम करते हो, अगर आप इसको कम करते हो तो आपको ये वाली चीज बढ़ानी पड़ेगी। इस बात से सहमत हैं आप? देखो, मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। और मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आप जिस रेशो में इसको बढ़ाओगे उसी रेशो में ये कम हो जाएगा, या फिर आप इसको बढ़ाओगे तो ये वाली चीज कम हो जाएगी। देखो समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मान लो कोई संख्या है 120 है, कोई संख्या है 120। अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता भाई 10 गुना 12 120 होता है? ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं इसको कम कर दूं, अगर मैं इसको कम कर दूं, 12 से कर दूं 8, तो आपने देखा ये 12 से 8 हो गया। अगर मैं इनके रेशो की बात करूं तो यहां पे हमने देखा कि भाई 4 से काट लेंगे, मतलब हमने 3 से 2 कर दिया, हमने 3 से 2 कर दिया। तो ये वाली जो चीज है, जो ये वाली चीज है, वो वाली कितनी होनी चाहिए? वो वाली चीज जस्ट उल्टी, यानी कि इसकी 2 से 3 होगी, 2 से 3 होगी। अब आप देख रहे हो, अगर ये वाली चीज 2 है, 2 का मतलब 10 है, तो ये वाली चीज 15 हो जाएगी। और आप देख भी पा रहे हो कि 15 गुना 8 120 होता है। आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, देखो समझो। मान लो कोई संख्या है 90, जिसको हम 10 गुना 9 लिखते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? क्या भाई हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 15 से 90, मतलब कि 15 गुना 6 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। आपने देखा, आपने जिस रेशो में इसको बढ़ाया है, मतलब आपने इसको, अगर आप इनका रेशो देखोगे यहां से, तो आप देखोगे मैंने इसको 2 से 3 कर दिया है। तो आपने इन दोनों का रेशो देखा, तो ये जस्ट उल्टा नहीं हो गया कि ये आपका 3 से 2 नहीं हो गया? क्या आप देख पा रहे हो? 3 से 2 हो गया। बात समझ पा रहे हो मेरी? मैं कह रहा हूं कि आपने जिस रेशो में एक चीज को बढ़ाया है, आपको जस्ट उल्टे रेशो में दूसरी वाली चीज को चेंज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, चाहे आप, चलो काफी है मेरे हिसाब से, आप समझ गए होंगे, मैंने जस्ट इतना सा बोला है। जैसे मैं इस चीज को अगर आपको दोबारा से क्लियर करूं, तो आप देख पाओगे कि भाई 10 गुना 12 लिखा था, और मैं यहां से 15 गुना 8 भी लिख सकता हूं। आपने देखा कि आपने इसको 12 से 8 कर दिया, मतलब कि अगर काट के देखोगे तो 3 से 2 कर दिया। तो क्या आपने इसको काट के देखोगे तो क्या ये 2 से 3 नहीं हुआ? क्या भाई 10 से 15 का मतलब ये 2 से 3 हुआ है। और ये चीज हम समय दूरी में काम में भी लेते हैं, और आप लोगों को आती है। देखो, आप लोग जानते हो इस चीज को, जब आप काम में लेते हो तो आप कहते हो जो दूरी होती है वो चाल गुना समय के बराबर होती है, होती है। कहते हो जब भाई दूरी कांस्टेंट होती है, तो जो चाल का रेशो होता है, जैसे मान लो किसी आदमी की चाल जो है वो 5 से 7 हो जाती है, तो आप कहोगे कि जो चाल का रेशो होता है उसका जस्ट उल्टा समय का रेशो होता है। तो आप बोलते हो तो उस आदमी को समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा?
7 से 5 हो जाएगा। आप जानते हो इस चीज को, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अगर चाल 5 से 7 हुई है तो समय जो होगा वो 7 से 5 होगा। जस्ट उल्टा ऊपर है, आप देखिए। लेकिन हम सिर्फ इस ये जो चीज है, आप सिर्फ इसको समय दूरी है समय काम में ही लगाते हो। समय काम में आप कैसे यूज करते हो, जो काम होता है वो समय क्षमता गुणा समय के मल्टीपल के बराबर होता है, आप यहां से इसको काम में लेते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं इस चीज को परसेंटेज और मिक्सचर में बहुत इजीली काम में ले सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज समझाने जा रहा हूं कि हम इसी वाले मेथड को एलिगेशन में, मिक्सचर में कैसे काम में लेंगे, परसेंटेज में कैसे काम में लेंगे, इनकम टैक्स वाले सवालों में कैसे काम में लेंगे। देखो बहुत अच्छे से हम इस चीज को समझेंगे। बहुत बेहतर सवाल है। पहला सवाल मैं इसी चीज पे समय दूरी वाले टॉपिक पे ले रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो उसको पहले से, इस वजह से थोड़ा सा। तो आप देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये सवाल आपके सामने है और ये सवाल बहुत इजी है। आप वैसे भी सवाल को सारे ही जानते हो करना, लेकिन मैं जस्ट आपको मेथड समझाने के लिए एक बहुत इजी सवाल ले रहा हूं। तो आप देखिए एक बार इस सवाल को इस मेथड से देखिए अपन कैसे कर सकते हैं। आप सवाल को देख पा रहे हो, एक अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर एक व्यक्ति 12 मिनट लेट हो जाता है। दूरी तय करने में लगा उसका वास्तविक समय ज्ञात करो। आप देख पा रहे हो कि दूरी तो समान ही है। तो मैंने बोला अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स है, आप देख रहे हो दूरी फिक्स है, और दूरी होती क्या है, दूरी होती है चाल गुणा समय, यही तो होती है। अच्छा, अगर किसी आदमी की चाल जो है वो 6 से 7 मतलब 7 से 6 हो रही है, अपनी चाल के 6/7 भाग, तो आप देख पा रहे हो उसकी जो चाल है वो 7 से 6 हो रही है। तो चाल का जो रेशो है वो आप देख रहे हो 6 से 7 है, यानी 6/7 है। तो समय का रेशो जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी 7/6 हो जाएगा, यही होगा। अब आप देख पा रहे हो व्यक्ति 12 मिनट लेट हो रहा है। आपने यहां से देखा कि पहले उसको जब वो वास्तविक चाल ये है उसकी, अगर वो वास्तविक चाल ये है तो ये वास्तविक समय होगा, ये वास्तविक समय होगा। आप देख पा रहे हो कि जहां वो 7 की चाल से चल रहा था तो उसको 6 मिनट लग रहे थे, तो अब उसको 7 लग रहे हैं। जहां उसको 6 यूनिट टाइम लग रहा था अब उसको 7 यूनिट टाइम लग रहा है। तो आप देख रहे हो यहां से वो कितना टाइम लेट हो रहा है। आप बोलोगे सर यहां से वो 1 यूनिट लेट हो रहा है, और सवाल वाला कह रहा है नहीं 1 यूनिट लेट नहीं, वो 12 मिनट लेट हो रहा है। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि ये जो 1 यूनिट है यही तो बराबर है 12 मिनट के, यही तो बराबर है 12 मिनट के। तो वो पूछ रहा है दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय ज्ञात करो। तो वास्तविक समय तो उसको 6 यूनिट लगा करता था। जब 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 12 6 की 72 मिनट। और अगर वो पूछ ले अब उसको कितना समय लगेगा, तो 12 7 84 मिनट अब उसको समय लगेगा। देखिए ये एक बहुत इजी सवाल हो गया जो हम इस मेथड पे कर सकते थे, बिल्कुल एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए एक और सवाल लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। अभी काफी आसान है, इसको भी हम इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर दूरी समान है तो चाल गुणा समय होती है, तो जो चाल का रेशो होगा उसका जस्ट उल्टा समय का रेशो होगा। आप देख पा रहे हो एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। अगर देखो अब मैं यहाँ पे बात करूं उसकी चाल की, तो चाल देखो 7/11 है। अगर ये वाली चाल वास्तविक है तो ये उसकी अब की चाल है, यही चीज है। अगर ये वाली चाल उसकी वास्तविक है तो ये अब वो, अगर वो वास्तविक 11 की स्पीड से चला करता था तो आज वो 7 की स्पीड से चल रहा है। अगर ऐसी बात है तो समय जो होगा वो जस्ट उल्टा 11/7 हो जाएगा। मतलब पहले अगर उसको वास्तविकता में अगर उसको 7 यूनिट समय लगा करता था तो अब उसको 11 यूनिट समय लगेगा, यही तो बात है। अब उसको 11 यूनिट समय लगेगा, ये वर्तमान का समय है, तो अब उसको 11 यूनिट समय लगेगा। तो आप देख पा रहे हो सवाल वाला कह रहा है किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। हमने कहा कि उसको 11 यूनिट समय लगेगा, लेकिन सवाल वाले ने बोला है नहीं भाई साहब उसको 22 घंटे समय लगेगा। तो वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय बचा लेता। तो आप देख रहे हो यहां पे उसको 11 लग रहा था, लेकिन सवाल वाला बोला 22 लग रहा है। तो मतलब आप देख पा रहे हो 11 की वैल्यू तो 22 है, यानी जस्ट 2 गुना ही है। तो अगर वो वास्तविक चाल से जाता, मतलब 11 से जाता तो उसको कितना समय लगता। तो आप बोलते हैं कि सर जब 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा, मतलब उसको 14 घंटे लग जाते। अगर पहले उसको 22 घंटे लग रहे थे तो अगर वास्तविक चाल से जाता तो उसको 14 घंटे लगते। तो आप उसने पूछा है वास्तविक चाल से जाता तो समय कितना बचाता। पहले 22 घंटे में पहुंच रहा था, आज 14 घंटे में पहुंच रहा है। तो आप देख पा रहे हो कितना समय बचा पा रहा है। तो आप बोलोगे सर वो 8 घंटे जो है वो अपने टाइम को बचा पा रहा है, अगर वो किससे चलता, वास्तविक समय से चलता।
अब ये तो सवाल आपको आते थे हम इस वाले मेथड से कैसे करते हैं। अब मैं आपको कुछ मिक्सचर के क्वेश्चन कराता हूं जो इस वाले मेथड से बहुत इजी वे में होंगे। तो देखिए, आप समझिए उन क्वेश्चन को किस तरीके से हो सकते हैं। सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखो समझो। सवाल है, ये अपने मिक्सचर का है। आपने देखा नमक व पानी के घोल में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। देखो, आपको इस सवाल को करने के लिए बस एक चीज मालूम होनी चाहिए। वो चीज क्या है? वो चीज ये है, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो आप बात को समझो। वो चीज ये है कि अगर हम नमक और पानी का घोल बनाते हैं, चीनी पानी का घोल बनाते हैं, हम कोई भी घोल रखते हैं और जब हम उसको वाष्पीकृत करते हैं तो आपको ये चीज पता भी होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सिर्फ पानी होता है, नमक अपनी जगह रहेगा। अगर आप चीनी मिलाओगे, नमक मिलाओगे, कुछ भी मिलाओगे तो वो चीज वहीं की वहीं रह जाएगी, सिर्फ पानी ही वाष्प होता है। तो आपने देखा इस वाले सवाल में भी जब हमने नमक और पानी के घोल को बनाया तो आपने देखा सवाल ने कहा भी है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो गया। अगर पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो नमक उसके रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, टोटल के रेस्पेक्ट में। तो आपने देखा 5 से 15 हो गया, 5 से 15 हो गया, 5 से 15 हो गया। तो आप देख पा रहे हो जो पानी है वो कम होगा, सीधी सी बात है। तो आप मुझे बताओ, अभी फिलहाल इस वाले घोल में नमक है कितना? अभी फिलहाल इस वाले घोल में नमक है कितना? तो आप बोलोगे सर जो नमक की मात्रा होगी, नमक की तो फिक्स है। मैंने बोला हमको एक फिक्स वाली चीज पकड़नी है। तो आपने देखा सवाल में नमक की मात्रा फिक्स है, वो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है। तो आपने देखा नमक की मात्रा फिक्स है और नमक है कितना? तो आप बोलोगे सर टोटल का जितना परसेंट है वही तो है, मतलब टोटल में जो नमक की मात्रा है वही नमक है। भाई टोटल में जो नमक की मात्रा है वही नमक है। तो आप देखोगे यहां से आपने देखा कि टोटल क्वांटिटी गुना नमक का परसेंट, भाई ये बराबर किसके हो जाएगा? ये नमक की मात्रा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल वाले ने बोला है अगर नमक 5% से 15% हो जाता है। आपने देखा नमक जो था वो 5% से 15% हो गया, मतलब उसका क्या हुआ? मतलब नमक की मात्रा 1 से 3 हो गई। 1 से कितनी हो गई? 3 हो गई। तो मैंने बोला था जब इसके जो मल्टीप्लीकेशन वाली चीज होगी, मतलब जो टोटल क्वांटिटी है जस्ट उल्टी हो जाएगी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 3 से 1 हो जाएगी। अगर ये चीज 1 से 3 हुई है तो ये वाली चीज 3 से 1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अगर ये चीज 1 से 3 हुई है तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज 3 से 1 हुई है। अच्छा, अब ये जो 2 यूनिट है गया कहां? ये गया कहां? सवाल वाला बोल रहा है यदि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है। आपने देखा 2 यूनिट कम हुआ, और ये जो 2 यूनिट है क्या ये 20 लीटर के बराबर नहीं है? क्योंकि ये 20 लीटर तो वाष्प हुआ है। अगर 2 यूनिट 20 के बराबर है, अगर 2 यूनिट 20 के बराबर है तो आप देखोगे 1 यूनिट साथ किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। और सवाल वाले ने पूछा है प्रारंभिक घोल की मात्रा, तो प्रारंभ में टोटल कितना होगा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 30 लीटर के। और ये इस सवाल का आंसर है। बस हमको इस तरीके से करना है, बिल्कुल आसानी से हम सवाल कर पाते हैं। देखो मैं आपको फटाक से रिवाइज करवाता हूं, इस सवाल को मैं पूरा मिटा के आपको सवाल को रिवाइज करवाता हूं। देखो समझो, मैंने कहा आप फिक्स वाली चीज को पकड़ लो। आपने देखा जो फिक्स वाली चीज है वो नमक है। नमक कितना है? टोटल का नमक परसेंट है, टोटल का नमक परसेंट है। नमक का क्या हुआ? नमक हो गया 5 से 15, नमक हो गया 5 से 15, मतलब 5 से 15 की बात करूं तो 1 से 3 हो गया। तो टोटल क्वांटिटी इसका जस्ट उल्टा 3 से 1 हो जाएगी। टोटल क्वांटिटी क्या होगी? 3 से 1 हो जाएगी। मतलब हमने 2 यूनिट वाष्पीकृत कर दिया। हमने क्या किया? 2 यूनिट वाष्पीकृत कर दिया। सवाल वाला कह रहा है ये 2 जो है, ये 2 जो है इसकी वैल्यू 20 है, यानी ये जो 2 यूनिट है इसका मान 20 है। जब 2 का मान 20 है तो 3 का मान 30 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। मुश्किल से 5 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखिए मैं एक और इस तरीके का सवाल आपको करवाता हूं, बहुत बेहतरीन सवाल है। और तरबूज वाला सवाल जो आप जानते भी होंगे वो नहीं होता है बच्चों से, मैं वो भी आपको करवाऊंगा। देखो हम एक और सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है वो भी। देखो समझिए, ये वाला जो सवाल है ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है और ये सवाल मुझसे भी कई बार पूछा गया है, आपने भी देखा होगा, इसको एग्जामों में भी आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहता हूं ये सवाल देखते हो जाएगा अपने वाले मेथड से। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें फिक्स क्या है? आपने देखा ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? आपने देखा पानी तो उड़ रहा है। आप फल को धूप में रख दोगे, आपने एक बड़ा तरबूज लिया, उसको आपने धूप में रख दिया, तो आप देख पाओगे उसका पानी उड़ेगा। उसका जो फल है, जो उसका छिलका है, वो तो एज इट इज रहेगा। आपने इसमें भी देखा कि अगर फल में 68% पानी था, अगर 68% उसमें पानी था
तो क्या उसमें जो फल होगा वो 32% नहीं होगा, 32% फल नहीं होगा। फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो वो 32% होगा। अच्छा, बाद में जब वो फल सूख गया तो सूखे में सिर्फ 20% पानी बचा था। अगर उसमें पानी की मात्रा 20% है, अगर उसमें पानी की मात्रा 20% है, तो अगर आप फल की बात करोगे, तो वो कितना रह जाएगा फल, ये मार्कर में दिक्कत आ रही है, फल कितना रह जाएगा 80% रह जाएगा, है कि नहीं, फल 80% रह जाएगा। अच्छा, ये जो फ्रूट 32 से 80 हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे क्योंकि हमने पानी उड़ा दिया, इस वजह से जो फ्रूट था वो 32 से 80 हो गया। अब देखो हम कैसे करेंगे। हमने देखा इसमें फ्रूट जो है, फ्रूट की मात्रा तो कांस्टेंट है, फ्रूट की तो मात्रा कांस्टेंट है, और वो है क्या? फ्रूट है वो टोटल का फ्रूट परसेंट। मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, टोटल का मतलब तो गुणा ही होता है, टोटल गुणा फ्रूट परसेंट। यही तो चीज होगी, फ्रूट की मात्रा, ये क्वांटिटी, मात्रा की बात कर रहा हूं, ये टोटल का फ्रूट परसेंट यही होगा। अच्छा, आपने देखा कि जो ताजा फल था वो 68 था, मतलब जो फ्रूट की मात्रा है वो 68 से 80 हो गई। ये वाली चीज पहले और ये वाली चीज बाद में है। तो आपने देखा 68 से 80 हो गई, 68 से 80। अगर मैं काटूं आप वो 32 से, फ्रूट 32 है, 68 तो पानी था। अच्छा, 32 से 80 हो गई, फ्रूट की मात्रा 32 से 80 हो गई। अगर 32 से 80 हो गई तो आप 16 से काट सकते हो, मतलब आप देखोगे 2 से 5 हो गई, 2 से 5। अगर फ्रूट की मात्रा 2 से 5 हुई है, फ्रूट की मात्रा 2 से 5 हुई, तो क्या जो टोटल होगा वो 5 से 2 नहीं हुआ होगा? जो टोटल है वो 5 से 2 नहीं हुआ होगा। अगर फ्रूट की मात्रा 2 से बढ़कर 5 हो गई है, तो क्या टोटल जो है वो 5 से घटकर 2 नहीं हुआ होगा? क्योंकि मैंने बताया था जिस रेशो में एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज उसी रेशो में घट जाएगी। तो अगर ये वाली चीज 5 से 2 हुई है, तो सवाल वाला बोल रहा है 75 किलो ताजे फलों से, मतलब पहले वाली कंडीशन अगर 75 किलो है तो कितना सूखा फल मिलेगा? मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू अगर सवाल वाला चाहता है कि 75 देना, तो 15 गुना है, 15 5 75, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप देख पाओगे जस्ट और जस्ट सीधा 30 किलो आंसर आ जाएगा सवाल का। बहुत आसानी से हम इस सवाल को कर पा रहे हैं और आप समझ भी गए होंगे। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं इसमें कि मैंने यहाँ पे 32% और ये 80% कैसे लिया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं कह रहा हूं कोई भी चीज 100% होती है, मैं कह रहा हूं कोई भी चीज 100% होती है। अगर टोटल 100% होता है, जैसे एक फल पूरा 100% है, अगर उसमें पानी 68 है, अगर उसमें पानी 68 है, तो शेष बचा हुआ क्या होगा? शेष बचा हुआ फ्रूट होगा, शेष बचा हुआ फ्रूट होगा। ऐसे मैं कह रहा हूं अगर 68 पानी था तो बचा हुआ फ्रूट होगा, मतलब 32 फ्रूट होगा। अच्छा, दूसरी वाली कंडीशन में उसमें पानी 20 रह गया, उसमें पानी 20 रह गया, तो क्या फ्रूट बचा हुआ नहीं होगा? तो बचा हुआ 80 फ्रूट हो गया। आप कहोगे सर आपने फ्रूट ही क्यों लिया, पानी क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको बता दूं कि हम फिक्स वाली चीज को देख रहे हैं, हम फिक्स वाली चीज को देख रहे हैं, फ्रूट को पकड़ा है इसलिए मैंने। अगर पानी को देखते तो पानी तो उड़ गया, पानी तो फिक्स है ही नहीं। जो चीज फिक्स है आप उसको पकड़ो। हमने देखा यहाँ पे फ्रूट फिक्स था, इसलिए मैंने फ्रूट की मात्रा निकाली कि भाई फ्रूट का जो परसेंट है वो 32 से 80 हो गया, मतलब 2 से 5 हो गया। अगर 2 से 5 हुआ है तो सेम जस्ट इसका रिवर्स होगा क्या? टोटल क्वांटिटी कितनी? 5 से 2, 5 से 2। अगर ये वाली चीज 5 से 2 होती है, सवाल वाले ने कहा है स्टार्टिंग में 75 था, अगर 5 की वैल्यू 75 है तो कितनी बच जाएगी बाद में, सूखने के बाद में? 15 दूनी 30 बच जाएगी। और यही सवाल का आंसर होगा। देखो बहुत इजीली हमने सवाल कर लिया, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, वो भी एक बहुत अच्छा सवाल है, देखिए समझिए। सवाल आपकी सामने है बोर्ड पे। ये वाला जो सवाल है ये एक बार एग्जाम में आया हुआ था, स्टेट लेवल के एग्जाम में आया था, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है कि इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा है। वैसे तो ये एलसीएम मेथड से भी हो जाएगा, बट आराम से एलसीएम मेथड से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इस वाले मेथड को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको इसी मेथड से बताता हूं। देखिए आप समझिए सवाल को। अच्छा एक बार बताओ, मान लो मैं कोई कार खरीदना चाहता हूं, वैसे मैं नहीं खरीद सकता लेकिन फिर भी मान लो मैं कोई कार खरीदना चाहता हूं और मैं ये सोचता हूं कि यार मुझे एक कार खरीदनी है, एक कार खरीदनी है, तो मैं पहले से एस्टिमेट लगा के चलूंगा कि अगर मैं इतना रुपया बचाऊंगा, अगर मैं इतना रुपया बचाऊंगा, क्योंकि मुझे कार की कीमत पता है, मुझे कार की कीमत पता है, इतने रुपए की कार है। ऐसे ये आदमी, इसको भी कार की कीमत पता है। अब इसने अंदाजा लगाया, या मेरे को मान लो मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं 16 महीने तक, अगर मैं 16 महीने तक कुछ फिक्स अमाउंट बचाऊंगा,
कुछ फिक्स अमाउंट बचाऊंगा तो मेरी वो कार आ जाएगी, तो आप देख पा रहे हो कार की कीमत तो फिक्स है, तो आपने देखा जो कार की कीमत है, यानी कि जो कार की कीमत है वो किस चीज पर निर्भर कर रही है, तो वो निर्भर कर रही है उसकी बचत गुणा समय पर, उसकी पर मंथ की बचत, हर महीने की बचत गुणा उसके समय, मतलब महीने में जो समय दिया हुआ है। अब देखो कार की कीमत तो यही रहने वाली है, अगर वो समय को बढ़ाता है तो बचत को घटा सकता है, अगर वो समय को घटाता है, जैसे सवाल में बोला है 16 से 14 करना चाहता है, वो समय जो है उसको वो 16 से 14 करना चाहता है, तो वो बचत को क्या कर दे, बचत को जस्ट उल्टा कर दे, यानी 14 से 16 कर दे, यानी बचत को क्या कर दे, जस्ट रिवर्स कर दे, कितना कर दे, 14 से 16 कर दे। तो आप देख पा रहे हो अगर पहले जो समय था, समय हुआ 16 से 14 यानी कि घट गया, तो यहां पर बचत को क्या करना पड़ेगा, 14 से 16 मतलब उसको अपनी बचत 2 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। भाई 14 से 16 हुआ मतलब उसने अपनी बचत 2 यूनिट बढ़ा दी। अब उसने पूछा है सवाल वाले ने कि उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ानी होगी, उसको अपनी बचत कितने परसेंट बढ़ानी होगी। तो आप देख पा रहे हो उसकी बचत 14 थी, 14 से 16 हो गई, मतलब उसने 2 यूनिट बढ़ाई है, कितने पर, 14 पर। परसेंट के लिए आप गुना 100 लगा सकते हो, ये चीज सीधी डायरेक्ट वैसे कट के 1/7 आ जाती है, और 1/7 को हम सीधा जानते हैं 14 सही 2/7% उसको अपनी बचत बढ़ानी होगी। तो ये इस सवाल का एलसीएम भी हो जाएगा। आप इस चीज को इस तरीके से भी कर सकते थे, एलसीएम मेथड से भी, कि आप एलसीएम ले लेते, जो 14 और 16 का एलसीएम होगा वो कार की कुल कीमत आ जाती, और वहां से फिर उसका बचत निकल आती। तो आप देखते यहां से जस्ट रिवर्स हो जाता। तो आप, मैं करके बता देता हूं आपको, कोई बात नहीं। देखो जो समय है वो है, जो समय है यहाँ पे, समय का जो रेशियो है वो उसने दे रखा है 16 और 14। तो अब मैं कहता हूं कार की जो कीमत है उसको ये मान लो आप, ये कीमत है एलसीएम, ठीक है। अच्छा, अगर वो 16 महीने में खरीदना चाहता था तो 14 रुपए की बचत करता, अगर वो 14 महीने में खरीदना चाहता था तो 16 रुपए की बचत करता। तो आप देख रहे हो ये समय का रेशियो है, तो ये बचत जो होगी ये बचत का रेशियो हो जाएगा। ये कितना हो गया, 14 से 16, मतलब 2 यूनिट बढ़ गया, कितने पर, 14 पर। वही परसेंट के लिए गुणा 100, इसको भी हम बोलते हैं 14 सही 2/7%, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बेहतरीन सवाल करवाता हूं मैं आपको, जो थोड़ा अच्छा है, इनकम टैक्स पे डिपेंड सवाल है। और देखिए आपके सामने आ रहा है अगला सवाल, देखिए समझिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये पुराने एग्जामों में आया हुआ है, पुराने के अभी भी कई बार एग्जामों में आ जाता है ये सवाल। इसमें वो क्या करता है, कई बार इस परसेंट को बहुत बेकार दे देता है, मतलब पॉइंटों में बना के दे देगा, फ्रैक्शन में इतनी गंदी बना के दे देता है, जबकि इस परसेंट का हमको कोई मतलब नहीं है। देखो मैं आपको सवाल को समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है जब एक आदमी की आय 6000 रुपए बढ़ती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, जबकि दोनों स्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। प्रारंभ की आय ज्ञात करो यदि दोनों स्थितियों में कर समान हो। अब देखो हम अभी तक तो ये सोच रहे थे कि समान चीज होगी क्या, इसने खुद ने कह दिया कि कर समान है। कर मतलब टैक्स, टैक्स समान है। अच्छा टैक्स होता क्या है आप जानते हो, आपने ना दिया है ना मैंने दिया है, लेकिन फिर भी मैं तो जानता हूं, क्या पता आगे देना पड़े। टैक्स होता क्या है, टैक्स लगता है आय पे, यानी कि आय पर लगने वाला टैक्स, मतलब आय पर जो एक फिक्स रेट से टैक्स लगता है, तो आय का टैक्स, तो मतलब टैक्स रेट, भाई आय इंटू टैक्स रेट। जो भी परसेंटेज होगी, जैसे 10% लगता है तो आय का 10%, 20% लगता है तो आय का 20%, यही बात है। देखो समझो टैक्स हो रहा है कि आय का कितना परसेंट, टैक्स रेट जो लग रही है। अब सवाल वाला कह रहा है अगर टैक्स की दर 18 से 15 हो जाती है, देखो उसने बोला है टैक्स की दर 18 से 15 हो रही है। 18 से 15 को अगर मैं रेशियो देखूं इनका काट के, तो 3 से कट जाएगा, तो आप देखोगे 6 से 5 हो रही है, 6 से 5 हो रही है ये चीज। तो क्या आय 5 से 6 नहीं हो रही होगी क्या? मैंने अभी आपको बताया अगर एक चीज जिस रेशियो में घटेगी या बढ़ेगी, दूसरी जस्ट उल्टा होगी। आपने देखा जो टैक्स की दर थी वो 6 से 5 हो गई, तो आय 5 से 6 हो गई होगी, तो आय क्या हो गई होगी 5 से 6। और हमने देखा यहां पर जो आय है वो 1 यूनिट बढ़ गई, हमने देखा आय 1 यूनिट बढ़ गई थी। अगर आय 1 यूनिट बढ़ी है, सवाल वाला कह रहा है नहीं भाई साहब जो आदमी की आय है वो 6000 रुपए बढ़ी है। अच्छा अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है, अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है, तो सवाल वाले ने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा प्रारंभिक आय कितनी थी। अगर 1 की वैल्यू 6000 है तो आप मुझे बताओ इस 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलोगे अगर 1 की 6 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 30000 रुपए हो जाएगी। और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो कितनी इजीली सवाल हो गया, बहुत आसानी से हमने ये सवाल कर लिया, कुछ नहीं करना पड़ा हमको। हमने बस ये देखा कि जो टैक्स रेट है
वो कितनी कम हो रही है, हमने देखा 18 से 15 हो गई। 18 से अगर 15 हो रही है तो हमने रेशो देखा 3 से काट के 6 से 5 हुई होगी। अगर ये वाली चीज 6 से 5 हुई है तो आय जो होगी वो जस्ट उल्टी 5 से 6 हो जाएगी। आय कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, यानी 1 यूनिट बढ़ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 6000 दे रखी है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 30000। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसने बोला है दोनों स्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो हमने इस वाली चीज को तो कोई काम में ही नहीं लिया, तो देखो ये काम में आएगी भी नहीं, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में, इस वाले में भी और इस वाले में भी, दोनों ही कंडीशंस में आय के 75% पर ही टैक्स लगेगा, क्योंकि 25% तो मुक्त है। देखो मैं इसको आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा बेसिक से, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको बेसिक से समझा देता हूँ। ये वाली चीज 30,000 हो जाएगी, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि जगह बनी रहे। देखो मैं इसको बेसिक से समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ पहली वाली स्थिति में आय x थी। अच्छा, दूसरी वाली स्थिति में जो आय थी वो बढ़कर x + 6000 हो गई है। ठीक है, एक आदमी की आय 6000 रुपए बढ़ती है। पहली वाली स्थिति में अगर x थी तो दूसरी वाली स्थिति में x + 6000 हो गई। इसने बोला है कि दोनों ही स्थितियों में 25% आय मुक्त है, तो x के 75% पर ही तो टैक्स लग रहा होगा। तो आप बोलोगे सर इधर भी 75% पे टैक्स लग रहा होगा और इधर भी आय के 75% पर ही टैक्स लग रहा होगा। अच्छा, पहले वाली स्थिति में टैक्स की दर 18 से 15 हो जाती है, मतलब इस वाली जो स्थिति में टैक्स लग रहा था वो 18% लग रहा था, और इस वाली स्थिति में टैक्स कितना लग रहा था, सवाल ने कहा है इस वाली स्थिति में 15% टैक्स लग रहा था, क्योंकि पहले 18 था बाद में 15 हुआ। यही तो बात है, टैक्स की दर 18 से 15 हो जाती है, जबकि दोनों ही स्थितियों में जो कर है वो क्या है, समान है। तो आप देख पा रहे हो ये कर लगा, ये कर लगा, और दोनों स्थितियों में कर क्या है, समान है। आप देख लो ये जो 75/100 है वो यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, इस वजह से इस 75 की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ से 100 भी कट जाएगा। आप देख सकते हो 18x और काट सकते हो, आप इसको 6 कर सकते हो, इसको आप 5 कर सकते हो। अब आप सोल्व कर सकते हो, 6x = 5x प्लस 30,000, और इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। और ये इस सवाल का आंसर है जो हमने यहाँ पे कर लिया था। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है। अगर हमसे बाद वाली आय पूछता तो आप 6 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते थे। जब 1 की वैल्यू 6 है तो 6 की कितनी हो जाती, 36 हो जाती। या फिर आप इसी 30,000 और जोड़ सकते थे, क्योंकि जो आय है वो 6,000 रुपए बढ़ी है, तो 30,000 से कितनी हो जाएगी, 36,000 हो जाएगी। तो आप दोनों ही तरीके फॉलो कर सकते हो। मैं तो मानता हूँ ये वाला तरीका बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये वाला तरीका एक बहुत अच्छा है और हर यूनिट में हमारे काम आएगा। तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो बेहतर होगा। चलिए हम एक और सवाल करते हैं जो बहुत बेहतरीन सवाल है, मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। और उसमें क्या है कि अभी तक जितनी भी बातें कर रहे थे हम सब फिक्स पे कर रहे थे। अब ये जो सवाल होगा, इसमें हम फिक्स ना लेके कुछ रेशो लेंगे। जैसे अभी तक हमने देखा टैक्स फिक्स है, नमक की मात्रा फिक्स है, जो चीज भी है वो फिक्स है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आने वाले समय में सवाल ये आ जाए वो फिक्स ना रहकर किसी रेशो में हो, तो आप देखिए ऐसा ही एक सवाल है जो मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं उसको आपके सामने ले रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए हम करते हैं, चलो समझिए। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और मेंस के पेपर में एक बार आया हुआ है, सीजीएल मेंस में वापस भी आ सकता है, रेशो चेंज कर या सेम रेशो पर कुछ भी आ सकता है। तो देखिए हम इस सवाल को भी करने की कोशिश करते हैं उसी मेथड से। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं कि इस वाली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, जबकि दोनों स्थितियों में 56% आएगा मुक्त है। इस लाइन का तो कोई मतलब नहीं, इसको तो हटा दो इसको। तो आप देखते हैं एक आदमी की आय 8,000 रुपए कम होती है तो टैक्स की दर 15% से 18% हो जाती है। प्रारंभिक आय ज्ञात करो यदि भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2। आप देख पा रहे हो, अगर मैं दोनों स्थितियों की बात करूं तो जो कर होगा, अगर मैं कर की बात करूं तो वो कर होगा क्या भाई, टोटल आय का कर परसेंट होगा। आय गुना लगा देता हूं, का मतलब कर परसेंट होगा। अच्छा, आपने पहली वाली स्थिति में कर देखा, पहली वाली स्थिति में अगर मैं कर की बात करूं और दूसरी वाली स्थिति में अगर मैं कर की बात करूं, तो पहली वाली स्थिति में तो क्या होगा भाई, जो भी आय होगी उसका कितना होगा, आय का 18% टैक्स लगेगा 15%, सॉरी, आय का 15% टैक्स लगेगा। अच्छा, दूसरी वाली स्थिति में अगर मैं बात करूं, पहली वाली स्थिति में आय का 15% लगेगा, दूसरी वाली स्थिति में अगर मैं बात करूं तो आय का 18% हो जाता है। यही बात है, लेकिन उसने बोला है भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। अच्छा, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता क्या कि कर समान हो जाए? अगर कर समान हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं कोई मेथड लगा सकता हूं, कर समान हो जाए। तो आप देखो, अगर मैं दोनों तरफ कर समान करना चाहता हूं, यहां पर जो कर था वो कितना था, 3 था, और यहां पर जो कर था वो कितना था, 2 था। यही बात बन रही थी। आपने देखा कर का अनुपात 3:2 था, यहाँ पे कर 3 था,
यहाँ पे कर 2 था। अगर मैं दोनों को समान करूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ये 3 वाली जगह 2 से गुना कर सकता हूं। अच्छा अगर मैं इधर 2 से गुना करूंगा तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा अगर मैं इधर 3 से गुना कर दूं तो कर दोनों स्थितियों में समान हो जाएगा। आप देख पा रहे हो 6 हो गया दोनों स्थितियों में। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करा है तो आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा मुझे सिर्फ काम ये करना पड़ा, मैं चाहता हूं किसी तरह कर समान हो जाए। कर समान करने के लिए मैंने इन दोनों ही करों को क्या बना लिया, दोनों करों को 6 बना लिया। मैंने दोनों करों को 6 बना लिया और मैंने 6 बनाने के लिए इधर 3 से 2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इधर 3 से करा तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप देख रहे हो कि जो कर है वो 30% से कितना हो गया, 54% हो गया। अगर कर का जो रेशो निकालू मैं यहां से 6 से काट सकता हूं मैं, तो 5 से 6 नाम 54, 5 से 9 हो गया। अगर जो कर है वो 5 से 9 हो गया, अगर कर 5 से 9 हो गया है तो आपकी आय जो होगी, अगर कर 5 से 9 हुआ है तो आय जस्ट उल्टी 9 से 5 नहीं होगी क्या? अगर कर 5 से 9 हुआ है तो आय 9 से 5 होगी। आय 9 से 5 हुई है तो आप देख पा रहे हो आय कितनी कम हुई है, तो आय 4 यूनिट कम हुई है। अगर आय 4 यूनिट कम हुई है, सवाल वाला कह रहा है 8 यूनिट कम हुई है, 8000 कम हुई है। अगर इस 4 की वैल्यू 8000 है, अगर इस 4 की वैल्यू 8000 है तो हमसे पूछा है प्रारंभ की आय ज्ञात करो, तो जस्ट 2 गुना है, डबल है, डबल है, 4 का डबल है तो 9 का भी डबल हो जाएगा, यानी कि 18 और 3 जीरो पीछे चिपका दो। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। और ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको हमने करा है बेसिक मेथड से भी ये हो जाता, हमको वही बराबर करके 3-2 के रेशियो में बांटना पड़ता जो भी है। पर मैं मानता हूं ये वाला मेथड बेस्ट है, तो आप अगर इसको सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वाले मेथड पे 6-7 सवाल कराए, आई थिंक 6-7 हो गए हैं, जो बहुत अच्छे सवाल थे, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल थे, ज्यादा टफ नहीं थे लेकिन एग्जाम में आने लायक सवाल थे। तो मैं इसी तरीके से आगे और भी सीरीज लेके आता रहूंगा, जिसमें मैं आपको और कुछ सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सिस्टम के या फिर और चक्रवृद्धि ब्याज के अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। और इसके अलावा अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो जो डिजिटल सम के ऊपर था, जिसको मैं मानता हूं कि बेस्ट मेथड है, बेस्ट से बेस्ट मेथड है, अगर आपको अच्छी चीजें करनी है तो जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए स्पेशली जो नहीं हो रहे हैं वो भी डिजिटल सम कर देता है। तो आप डिजिटल सम को देखिए, मेरी पिछली 2 वीडियो में मैंने डिजिटल सम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको मेरा ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी ये वाला मेथड सीखें। थैंक यू सो मच। और हम आगे इसी तरीके से हर 2-3 दिन में वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।